गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। पिछले क्लास में हम लोग चार्वाक दर्शन को देख रहे थे और इस चार्वाक दर्शन में हम देखे कि चार्वाक केवल प्रत्यक्ष को ही एकमात्र प्रमाण मानता है। चार्वाक का ज्ञान मीमांसा सिद्धांत था और इस ज्ञान मीमांसा सिद्धांत में हम प्रत्यक्ष को ही एकमात्र प्रमाण माने हैं। बाद बाकी जितने भी प्रमाण थे उसका खंडन किया है चार्वाक ने। तो हम खंडन देख रहे थे। तो सबसे पहला खंडन हो रहा था अनुमान प्रमाण का। तो चार्वाक के अनुसार अनुमान के माध्यम से हमें वैलिड ज्ञान नहीं मिलती है, वैध ज्ञान की प्राप्ति हमें नहीं हो पाती है। क्यों? क्योंकि अनु का मतलब क्या होता है? पश्चात, और मान का मतलब ज्ञान। पश्चात होने वाले ज्ञान को क्या कहते हैं? अनुमान कहते हैं। और इसी पर हम देखे थे कि इसमें क्या था, अवैध सामान्यीकरण का दोष उत्पन्न हो गया। क्योंकि एक स्टेटमेंट दिए थे, जैसे यह पर्वत है, पर्वत के ऊपर कौन सी देख रहे हैं हम लोग? धुआं है। तो पर्वत पर धुआं को देख करके हम क्या किए हैं? आग का अनुमान किए हैं। तो जो अनुमान होते हैं वो पक्ष और साध्य के बीच में व्याप्ति संबंध को बतलाता। अभी दो शब्द और मिलेगा हम लोग को। धुआं क्या है? तो धुआं पक्ष है। धुआं को क्या कहते हैं? पक्ष कहते हैं। और आप यहाँ से क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं। आपको यहाँ से किसकी प्राप्ति हो रही है? ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। चलिए, तो यहाँ पर आग है। आग को कैसा संबंध कहते हैं? जैसे जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ क्या देखे हैं? जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है। यानी कि धुआं में क्या व्याप्त है? आग है। तो यहाँ पर देखते जाएंगे वहाँ वहाँ आग है। फिर दूसरा स्टेटमेंट हम इसी में लिए थे कि उस पर्वत पर धुआं है। पर्वत पर धुआं है, इसका मतलब क्या निष्कर्ष है? उस पर्वत पर आग है। जहाँ जहाँ का मीन्स है कि जिसको जिसको चेक करने का मन है। मोहन मोटा है, सोहन मोटा है, राम मोटा है, फिर श्याम मोटा है। 10 लड़के का चेक किए और देखे कि 10 लड़का मोटा है, तो हम क्या कह दिए? सभी लड़के मोटे हैं। इसी को अवैध सामान्यीकरण का दोष कहते हैं। तो आप लोग एक फोटो बनाइए, तो आग वाला, आग धुआं का ऐसे बनाइए फोटो, ऐसे हम लोग क्लियर करेंगे इसको। धुआं, देखिए धुआं क्या हो गया? इसको कहते हैं हेतु, आग को कहते हैं साध्य। ये साध्य है। हेतु और जो साध्य के मध्य का संबंध होता है उसी को हम लोग व्याप्ति कहते हैं। व्याप्ति। तो अनुमान का अगर पूछा जाए कि प्राण क्या है, अनुमान का प्राण पूछे क्या है और अनुमान का जो मेन तत्व है वो क्या है, तो अनुमान पूर्णतः व्याप्ति पर ही आधारित है। चार्वाक करेगा अभी क्या? अनुमान को गलत साबित करेगा। तो गलत साबित करने के लिए कुछ बता रहा है हम लोग को। बता क्या रहा है कि अनुमान का मतलब होता है अनु प्लस मान, अर्थात जो पश्चात में ज्ञान होती है वो अनुमान है। यानी कि पूर्व में कुछ और आपको ज्ञान हुई होगी, इसलिए अनुमान को वो सही वैलिड ज्ञान प्राप्ति का सोर्स नहीं बताते हैं। एक एग्जाम्पल दे करके बताया था। एग्जाम्पल क्या बताया था? कि जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ पर आप आग समझते हैं और इस वजह से एक ज्ञान आपको प्राप्त हो जाती है कि पर्वत पर धुआं है, मतलब उस पर्वत पर क्या देख रहे हैं? आग देख रहे हैं। अभी जो बीच में हेतु आया है, साध आया है, पक्ष आया है, इसको आप लोग नहीं समझ पा रहे होंगे। तो मेन हेडिंग में ही चलेंगे। पहले शब्द को क्लियर करते हैं। फोटो साइड में बना लीजिए वो, ताकि काम देगा। अभी बीच में पर्वत पर धुआं वहाँ लगा दीजिए। लिखेंगे हेतु। जो मेन स्ट्रक्चर आप लोग की चल रही थी ना, उसमें अनुमान के बारे में कई पॉइंट लिखे थे। अनुमान प्रमाण का जो खंडन हो रहा था। पॉइंट नंबर 1, अनुमान मीन्स पश्चात ज्ञान। दूसरा है अर्थात अन्य प्रमाणों का खंडन। तीसरा है कि पूर्व में कुछ और ज्ञान, पश्चात में कुछ और ज्ञान। अगला है कि इसका संबंध क्या था, किसके साथ? इसमें अवैध सामान्यीकरण का दोष। अवैध सामान्यीकरण के दोष को साबित करने के लिए बीच में एक फोटो बना लिए।
उस फोटो में पर्वत और आग लगा दिए। अब इसी में क्या जा रहा है कि ये जो डायग्राम हम लोग का यहाँ पर चल रहा है, इसी में एक टर्म पक्ष आया, इसी में एक टर्म साध आएगा। कुछ शब्द को यहाँ पर क्लियर कर लेंगे, तब हम अनुमान को, मेन हेडिंग उधर है, अभी इधर साइड में चल रहा है काम, अभी मेन को मत बढ़ाइएगा। अनुमान के बाद कोई मेन हेडिंग नहीं, अभी इसके साथ चलेंगे। 3-4 पॉइंट लिखे थे किस पर? अनुमान पे। अब लिखिए पक्ष के बारे में। हाँ, मेन हेडिंग में नहीं जाना है, साइड में लिखिए, नीचे में लिखिए, जहाँ नीचे आ रहा होगा। पक्ष लिखते हैं, टर्म तोड़ रहे हैं, पक्ष। पक्ष पक्ष से भी पहले हेतु लिख लीजिएगा, हेतु तब समझ। हाँ, पक्ष को छोड़ के पहले हेतु लिख लेंगे, लिखिएगा। हेतु वह है जिसके आधार पर, हेतु वह है जिसके आधार पर साध्य का ज्ञान प्राप्त होता है। हेतु वह है जिसके आधार पर साध्य का ज्ञान प्राप्त होता है, साध्य का ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञान प्राप्त होता है। कंटिन्यू, दूसरा पॉइंट इसी में, पक्ष में दूसरा। प्रस्तुत उदाहरण में, प्रस्तुत उदाहरण में धुआं पक्ष है। हम जो लिखा है उसको लिखिए, अपने मन से कुछ मत लिखिए। प्रस्तुत उदाहरण में, प्रस्तुत उदाहरण में धुआं पक्ष है। प्रस्तुत उदाहरण में धुआं पक्ष है। पक्ष का मतलब क्या है कि जिसको देख करके हम आग तक पहुंचेंगे, वही हमारा कैसा ज्ञान होगा? पक्ष ज्ञान हो गया। चलिए, दूसरा है कि साध्य क्या है? हेडिंग दीजिए साध्य। दूसरा टर्म का नाम लिखेंगे साध्य। साध्य लिखते हैं पॉइंट में ऐसे, जैसे यहाँ पर लिखे ना पक्ष, अब पक्ष के बाद यहाँ पर साध्य लिखेंगे। साध्य के सामने लिखिए हेतु के आधार पर, हेतु के आधार पर जिसको अनुमानित किया जाता है, हेतु के आधार पर जिसको अनुमानित किया जाता है वह साध्य है। हेतु के आधार पर जिसे अनुमानित किया जाता है वह साध्य है। जैसे जैसे उपरोक्त उदाहरण में, उपरोक्त उदाहरण में, उपरोक्त उदाहरण में आग साध्य है। उपरोक्त उदाहरण में आग साध्य है। उपरोक्त उदाहरण में आग क्या है? साध्य है, साध्य है। पक्ष लिखते हैं, पक्ष। हेतु के आधार पर, हेतु के आधार पर, हेतु के आधार पर साध्य को जहाँ सिद्ध किया जाता है, हेतु के आधार पर साध्य को जहाँ सिद्ध किया जाता है, हेतु के आधार पर जहाँ साध्य को सिद्ध किया जाता है। साध्य को किस जगह पर बोला करके सिद्ध किए हैं? साध्य को कहाँ पर बैठाए हैं? कुर्सी दे करके। किस जगह कुर्सी मिला है? पर्वत पे ना। साध्य का मतलब आग है, साध्य। इसको किस जगह पर प्रूफ कर रहे हैं? पर्वत पर बोला करके प्रूफ कर रहे हैं, इसलिए पर्वत क्या हो गया? पक्ष हो गया। स्टेटमेंट अभी देखिए यहाँ पर जो कंक्लूजन निकाली जाती है इस बेस पर फिलॉसफी में, तो यहाँ पर लिख देंगे, हाँ, पर्वत, पर्वत, जैसे यहाँ पर्वत पक्ष है, जैसे में लिख देंगे, जैसे यहाँ पर्वत पक्ष है, पर्वत पक्ष है, पर्वत पक्ष है। अब एक व्याप्ति लिखते हैं, उसी में बढ़िए, व्याप्ति। इसको इसलिए बढ़ा रहे हैं क्यों? क्योंकि आपको सेपरेट में आपको क्वेश्चन पूछेगा, चरवाक किस प्रकार से अनुमान प्रमाण का खंडन करता है, अपना तर्क प्रस्तुत करें, इसलिए इसको बढ़ाया जा रहा है। अन्यथा एक लाइन में खत्म था, समझे ना। ये सेपरेट क्वेश्चन बन सकता है, इसीलिए इसको अलग से देख रहे हैं। लिखते हैं, दूसरा पॉइंट करिए, व्याप्ति। हाँ, लिखते हैं पक्ष और व्याप्ति के सामने, सॉरी पक्ष नहीं, हेतु एवं, हेतु, ये दोनों, हेतु एवं साध्य, हेतु एवं साध्य, हेतु एवं साध्य के मध्य,
मध्य का नियत, मध्य का नियत, 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 नियत मीन्स हमेशा। लिख दीजिए कोष्ठ में, शब्द लिखते चलिए। नियत मीन्स हमेशा, कोष्ठ में नियत। सहचर्य, सहचर्य मीन्स साथ साथ, कोष्ठ में लिखिए नियत कॉमा सहचर्य, सहचर्य कॉमा सार्वभौमिक, सार्वभौमिक, शर्त रहित, शर्त रहित, शर्त रहित, शर्त रहित मीन्स शर्त पर आधारित नहीं, जो नहीं जानते क्वेश्चन में लिख लेंगे, शर्त पर आधारित नहीं। अव्यभिचारी, 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 अव्यभिचारी संबंध है, अव्यभिचारी, अव्यभिचारी संबंध है। अव्यभिचारी क्या होता है? व्यभिचारी, व्यभिचार किसको कहते हैं? व्यभिचार मीन्स जैसे कोई दंपति है, पति पत्नी है, सुने ना, इसके बीच में किसी का तीसरे से संबंध हो गया, उसको क्या कहते हैं? व्यभिचारी। तो व्यभिचारी किसको कहेंगे? जो अव्यभिचारी कौन है? जो एकांत में रहता है। तो अव्यभिचारी का मतलब होता है एकांतिक संबंध, केवल एक के साथ संबंध है, और के साथ नहीं है। सहचर्य संबंध, साथ साथ का संबंध है, जैसे पति पत्नी का सहचर्य संबंध होता है। एकांतिक मतलब एकांत, उसके बीच में और कोई नहीं आएगा, उसको हम कहेंगे अव्यभिचारी। अगर कोई बीच में आ गया, इसका मतलब है वो व्यभिचारी है। मतलब इस तरह का संबंध है इस दोनों का। देखिए क्या व्याप्ति, कैसा संबंध है इस दोनों का? हेतु और साध्य के मध्य का संबंध है व्याप्ति। और किस टाइप का आपको नजर आ रहा है हेतु व्याप्ति? सबसे पहले क्या लिखे थे? नियत, सहचर्य, सार्वभौमिक, सार्वभौमिक, फिर शर्त रहित, शर्त रहित, फिर अव्यभिचारी, अव्यभिचारी मतलब एकांतिक संबंध, एकांतिक मतलब एक के साथ जो संबंध है, एकांतिक संबंध को अव्यभिचारी कहते हैं। एकांतिक संबंध क्या है? व्याप्ति है, यानी कि धुआं और आग के बीच का नियत संबंध है ये, केवल इसी दोनों के बीच का संबंध है व्याप्ति, केवल इसी दोनों के बीच का सहचर्य, साथ साथ चलने वाला संबंध है धुआं और आग के बीच का। इसके बीच का शर्त रहित, कोई शर्त नहीं है, ऐसा संबंध है व्याप्ति। सार्वभौमिक मतलब सभी जगह पर सत्य साबित होगा, ऐसा संबंध है व्याप्ति। अव्यभिचारी मतलब एकांतिक संबंध है व्याप्ति, इसको व्याप्ति कहता है। तो चार्वाक के अनुसार जो हम समझ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? व्याप्ति पर। उसने कहा कि जो आपका अनुमान है वो व्याप्ति पर चलते हैं। आप भी कन्फर्म है? हाँ, ऐसा ही चलता है। अब व्याप्ति को अगर गलत साबित कर देगा तो अनुमान भी गलत साबित हो जाएगा ना। जिसके बात पर इतना कूद रहे हैं वही आदमी गलत हो गया, इसका मतलब क्या है? सारी बातें गलत हो गई। इस तरह से चार्वाक अनुमान प्रमाण का खंडन करेगा। अब अगला पॉइंट इसी के नीचे चलिए, हाँ उसी में चलते जाइए, तीर खींचिए नीचे में, मेन पे नहीं जाना अभी, मेन बाद में खींचेंगे। लिखिए चार्वाक, इसका जैसे लिखे थे अव्यभिचारी संबंध में, लिखिए उसमें जैसे करके लिख लीजिए। जैसे जहाँ जहाँ धुआं है, जहाँ जहाँ धुआं है नीचे में, वहाँ वहाँ आग है। जहाँ जहाँ धुआं है यानी कि जहाँ जहाँ हेतु है और जहाँ जहाँ साध्य है, वहाँ वहाँ पर क्या है? व्याप्ति है। जहाँ जहाँ धुआं है उसके नीचे, वहाँ वहाँ आग है, मतलब वहाँ पर क्या व्याप्त हो गई? आग व्याप्त हो गई। लिखते हैं उसके नीचे। अब चलिए चार्वाक अनुमान प्रमाण का, चार्वाक अनुमान प्रमाण का, अनुमान प्रमाण का खंडन करने के क्रम में, अनुमान प्रमाण का खंडन करने के क्रम में, खंडन करने के क्रम में इस व्याप्ति वाक्य का, मतलब जहाँ जहाँ आग है उस बात का, इस व्याप्ति वाक्य का खंडन करता है। किसका करता है खंडन?
व्याप्ति का खंडन करता है और उस आधार अनुमान के खंडन के क्रम में वो व्याप्ति का करता है। जैसे पक्ष क्या था, उस पर्वत पर धुआं है, ये पर्वत क्या चीज़ है, पक्ष है। इस पर्वते पर तो प्रूफ करना है ले जा करके दोनों को, तो यहाँ पर यानी कि दोनों का टेस्टिंग जिस जगह पर करते हैं वो क्षेत्र क्या होता है, पक्ष होता है। और जिसके आधार पे अनुमान करते हैं वो हेतु होता है, जिसको प्रूफ कर देते हैं वो साध्य होता है। मतलब जो कंक्लूजन निकालने वाला होता है ना, उसको साध्य कहते हैं। इस पे और सैलोगिज्म भी बना सकते हैं। देखिए, पर्वत के बेस पर हम अनुमान कर लेते हैं, क्या अनुमान कर लेते हैं कि उस पर्वत पर क्या है, आग है। यानी कि पर्वत पर आग है, पर्वत पर आग है। पूछा कि आप ये बात कैसे कह लिए, तो कहा इस धुआं और इस आग के बीच में कैसा संबंध है, व्याप्ति संबंध के आधार पर हम कंक्लूजन देते हैं। क्योंकि जहाँ जहाँ पर भी धुआं होगा, शर्त रहित बात है, शर्त के साथ हम कह सकते हैं आपको, यहाँ पर जहाँ भी धुआं दिख गया वहाँ पर आग होगा, और इसीलिए इस दोनों के बीच में व्याप्ति संबंध है। अतः पर्वत पर क्या होता है, आग है, ये अनुमान करना होता है। तो चार्वाक बोला कि पर्वत पर धुआं देख करके आप आग का अनुमान करते हैं, अर्थात ये एक व्याप्ति संबंध है। अब गलत साबित करेगा व्याप्ति को। मेन हेडिंग में व्याप्ति भेजिए, पढ़ने सिखाएंगे, अभी बस कॉपी में जाने दीजिए। हाँ, हेडिंग देते हैं अनुमान प्रमाण का खंडन। मेन हेडिंग में अनुमान प्रमाण का खंडन। इससे पहले हेडिंग में क्या डाले थे हम लोग, हाँ, खंडन ही चल रहा था। अच्छा चलिए, अनुमान प्रमाण का खंडन को भाषा में लिख लीजिए, सामने में लिखिए। अभी इसी के सामने लिखते हैं, अनुमान दो शब्दों के योग से बना है। अनुमान दो शब्दों के योग से बना है। अनुमान दो शब्दों के योग से बना है। अनु प्लस मान, अनु प्लस मान, अनु प्लस मान, अनु प्लस मान। अनु के नीचे में पश्चात और मान के नीचे में ज्ञान। अनु के नीचे में पश्चात, पश्चात, और मान के नीचे में ज्ञान। हाँ, हो गया ना। अब इसी में लिखेंगे, इसी का दूसरा पॉइंट, मेन में नहीं जाना है, दूसरा पॉइंट ऐसे तीर बना के लिखिए। अर्थात सॉरी, इसका आशय है, इसका आशय है, इसका आशय है पाश्चात ज्ञान। इसका आशय है पाश्चात ज्ञान। इसी का तीसरा पॉइंट लिखेंगे, यहाँ पाश्चात ज्ञान का आशय है, यहाँ पाश्चात ज्ञान का आशय है, पश्चात ज्ञान का आशय है, पश्चात ज्ञान का आशय है। पूर्व ज्ञान के बाद, पूर्व मतलब पहले, पहले कुछ और ज्ञान है उसके बाद, पूर्व ज्ञान के बाद और, पूर्व ज्ञान के बाद और उसी पर, उसी पर आधारित होकर, उसी पर आधारित होकर होने वाले ज्ञान से है। उसी पर आधारित होकर होने वाले ज्ञान से है, ज्ञान से है। कंटिन्यू। जैसे, जैसे, जैसे धुंध को देखकर, धुएं को देखकर, जैसे धुंध को देखकर, धुंध के कोष्ठ में हेतु लिख देंगे, धुंध को देखकर अग्नि कोष्ठ में साध्य, धुंध को देखकर अग्नि के कोष्ठ में क्या लिखना है, साध्य। धुंध को देखकर अग्नि के ज्ञान का अनुमान, अग्नि के ज्ञान का अनुमान। उसके नीचे एक लाइन चौथा पॉइंट करिए, अनुमान का, अनुमान का तार्किक आधार, अनुमान का तार्किक आधार
एवं प्राण, त्राण क्या लिखे हैं अनुमान का तार्किक आधार, एवं प्राण, एवं प्राण, प्राण व्याप्ति है, व्याप्ति है, मतलब इसका प्राण कहिए, इसका आत्मा कहिए, अनुमान का कौन है व्याप्ति। व्याप्ति अगर नहीं होगा तो अनुमान को साबित नहीं करेंगे, क्योंकि व्याप्ति मीन्स है इस दोनों के बीच का सहचर्य बताता है, दोनों का एकांतिक संबंध बताता है जिसमें कोई तीसरा नहीं आएगा, इसलिए व्याप्ति इंपॉर्टेंट है। अब इस व्याप्ति को मेन हेडिंग में भेज दीजिए, जो ऊपर से स्ट्रक्चर चल रहा था अनुमान से उसके नीचे में लगाइए व्याप्ति। व्याप्ति क्या है, इतना बड़ा हुआ है व्याप्ति का, उसके बारे में देखते हैं। व्याप्ति क्या है, व्याप्ति क्या है, किसके किसके बीच का संबंध था, हेतु और साध्य के, तो लिख देंगे व्याप्ति हेतु और साध्य के, व्याप्ति हेतु और साध्य के मध्य का, मध्य का, मध्य का, अब ऊपर नीचे लिखिए मध्य का, नीचे में मध्य का नियत, फिर उसके नीचे में सहचर्य, नियत। डायग्राम बनाए थे समझने के लिए, अब यहाँ पर मेन में आगे लिखवा रहे हैं आप लोग को। नियत, नियत मतलब हमेशा, सहचर्य, सहचर्य साथ साथ, सार्वभौम, सार्वभौम, सार्वभौम मीन्स सर्वत्र सभी जगह, सार्वभौम, सार्वभौम, उसके नीचे शर्त रहित, शर्त रहित, शर्त रहित, शर्त रहित, अव्यभिचारी, उसके नीचे में अव्यभिचारी मतलब एकांतिक, अव्यभिचारी संबंध है, अव्यभिचारी संबंध है, अव्यभिचारी संबंध है ना। जैसे इसी में, जैसे जहाँ जहाँ धुआं है, धुआं है, वहाँ वहाँ, वहाँ वहाँ आग है, वहाँ वहाँ आग है। फिर नीचे में पॉइंट, जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है। अब फिर उसके नीचे लिखिए चरवाक, अनुमान के भाषा में लिख रहे हैं चरवाक, मेन हेडिंग में नहीं जाएंगे, इसी का पॉइंट बनता जा रहा है। चरवाक अनुमान के प्रामाणिकता का, चरवाक अनुमान के प्रामाणिकता का खंडन करने के क्रम में, खंडन करने के क्रम में, खंडन करने के क्रम में व्याप्ति, व्याप्ति का खंडन करता है, व्याप्ति का खंडन करता है। कंटिन्यू, इनके अनुसार, इनके अनुसार मतलब चरवाक के अनुसार, इनके अनुसार व्याप्ति की सिद्धि, इनके अनुसार व्याप्ति की सिद्धि किसी भी प्रकार से, किसी भी प्रकार से निश्चित रूप से, किसी भी प्रकार से निश्चित रूप से नहीं की जा सकती है, निश्चित रूप से नहीं की जा सकती। निश्चित से आप नहीं कर सकते, कॉन्फिडेंस है, व्याप्ति सही है, नहीं की जा सकती है। अतः, अतः इस पर आधारित अनुमान को भी, अतः इस पर आधारित अनुमान को भी प्रमाण नहीं माना जाएगा। इस पर आधारित अनुमान को भी प्रमाण नहीं माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। अभी क्या बोला चरवाक, अभी चरवाक बोला कि हेतु और साध्य के मध्य में व्याप्ति होती है, और व्याप्ति लगा करके हम निष्कर्ष यानी कि अनुमान कर लेते हैं। ये जो आप व्याप्ति है ना, ये व्याप्ति सही नहीं है, ये इतना बोल करके चुप है, लेकिन तर्क तो नहीं दिया है। मेन हेडिंग में तर्क भेजिए, व्याप्ति का खंडन,
मेन हेडिंग में जाइए, जहाँ पर लिखे हैं व्याप्ति क्या है, अब उस व्याप्ति से नीचे तीर भेजिए। मेन हेडिंग में जाएगा व्याप्ति का खंडन, व्याप्ति को गलत करेंगे तब। देखिए व्याप्ति और अनुमान के बीच में कैसा संबंध है। एक तरफ अगर हम व्याप्ति ले लें और एक तरफ हम अनुमान ले लें। व्याप्ति से किसका हम पता कर लिए, अनुमान का, यानी कि धुआं और आग के बीच में व्याप्ति संबंध थी, इसी के आधार पे हम किसका करते हैं, अनुमान से पता कर लिए और अनुमान लगा करके भी व्याप्ति कर लिए। क्योंकि धुआं और आग को देख करके, पर्वत पर धुआं को देख करके आपने आग का अनुमान किया है, यानी कि व्याप्ति भी अनुमाने लगा के निकाले हैं। यहाँ शब्द को समझिए, अनुमान करके व्याप्ति पता किए और व्याप्ति का भी अनुमान कर लिए, इसलिए यहाँ पर कैसा दोष है, चक्रक दोष। सबसे बड़ा कौन याद आया, पुजारी वाला। मतलब ये जो व्याप्ति है उसके लिए अनुमान का सहारा लिए, अनुमान के लिए भी व्याप्ति का सहारा लिए। व्याप्ति को, अनुमान को कैसे प्रूफ किए, कहता कि व्याप्ति गलत नहीं होती है इसलिए अनुमान सही है, और व्याप्ति कैसे गलत नहीं है, क्योंकि अनुमान कर रहे हैं आग का, इसलिए यहाँ पर चक्रक दोष है। ये बना लीजिए, एग्जाम में बनाइएगा। अब इसको भाषा में हम लिखाएंगे, इसके आगे में बना लीजिए इसको। व्याप्ति से तीर घुमा करके अनुमान, और दोष कैसा चलेगा यहाँ पर, चक्रक, चक्रक दोष। हाँ लिखते हैं इसमें नंबर 1 में। अब जो हम व्याप्ति को काटते जाएंगे उसको देखते जाएंगे, तो लिखिएगा नंबर 1 में, व्याप्ति की सिद्धि प्रत्यक्ष से नहीं। व्याप्ति की सिद्धि किससे नहीं होगी, प्रत्यक्ष से नहीं। व्याप्ति की सिद्धि प्रत्यक्ष से नहीं, व्याप्ति की सिद्धि प्रत्यक्ष से नहीं, प्रत्यक्ष से नहीं। इसके सामने लिखिए, ये पॉइंट हो गया, इसको डिफाइन करिए। व्याप्ति की सिद्धि, व्याप्ति की सिद्धि प्रत्यक्ष से नहीं किया जा सकता। व्याप्ति की सिद्धि प्रत्यक्ष से नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रत्यक्ष का क्षेत्र सीमित है, क्योंकि प्रत्यक्ष का क्षेत्र सीमित है, प्रत्यक्ष का क्षेत्र सीमित है, क्योंकि यह केवल मतलब प्रत्यक्ष केवल, व्याप्ति केवल, यह केवल घटना विशेष तक ही सीमित रहता है, कंटिन्यू। इसके आधार पर भूत भविष्य के अतिरिक्त, क्या लिखें, भूत भविष्य के अतिरिक्त वर्तमान के, भूत भविष्य के अतिरिक्त वर्तमान के भी सभी पक्षों का प्रत्यक्ष नहीं किया जा सकता है, पक्षों का प्रत्यक्ष नहीं किया जा सकता है। कंटिन्यू। ऐसी स्थिति में सीमित मतलब कुछ प्रत्यक्ष के आधार पे, सीमित का कोष्ठ में लिखेंगे कुछ प्रत्यक्ष, सीमित या कोष्ठ में कुछ प्रत्यक्ष के आधार पर हेतु और साध्य के मध्य का
हेतु और साध्य के मध्य का सार्वभौम संबंध की स्थापना नहीं की जा सकती, क्योंकि कुछ को देख करके सबका अनुमान करेंगे, कौन दोष लगा? अवैध समानीकरण। हाँ, नहीं की जा सकती क्योंकि ऐसा करने पर अवैध समानीकरण का दोष उत्पन्न होता है। अवैध समानीकरण का दोष उत्पन्न होता है। अगली बात, अवैध समानीकरण को आगमन का दोष मानते हैं। आगमन का दोष माना जाता है। अवैध समानीकरण को कैसा दोष मानते हैं? आगमन मीन्स क्या होता है? बताए थे उस दिन टर्म में, सम से जब हम ऑल को बताते हैं तो वही आगमन होता है। रीजनिंग में एक आगमन एक निगमन होता है। जब कंक्लूजन हमारा कुछ के आधार पे सबका निकाल देते हैं उसको आगमन रीजनिंग कहते हैं। लिख लेंगे, क्वेश्चन में लिख दीजिए। जब कुछ के आधार पे सार्वभौम निष्कर्ष निकाला जाता है। कुछ के आधार पे क्वेश्चन में लिखना है, सार्वभौम निष्कर्ष निकाला जाता है या विशेष कथनों के आधार पे सामान्य निष्कर्ष निकाला जाता है, तो वहाँ अवैध समानीकरण का दोष होता है। अवैध समानीकरण का दोष होता है। पोस्ट बंद और नीचे वहीं पर लिखिए, नीचे में जैसे कुछ जगहों पर धुएं को देखकर ही निष्कर्ष निकालते हैं इन्वर्टेड कोमा में, जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है। जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है। कुछ ही जगह पर देखे हैं, जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है। क्या बोल रहे हैं, बोलिए। हाँ, हर जगह पर आग का दोष निकाल लेते हैं। धुआं आग को कुछ ही जगह पर देख सकती है। हाँ, ऐसा होगा, तो वही तो लिखाया हुआ है। धुआं को सेंटेंस पढ़ेंगे, जिनको दिक्कत हो रही है। कुछ जगहों पर धुएं को देखकर आग का निष्कर्ष निकाला जाता है। कंटिन्यू। इससे अवैध समानीकरण का दोष उत्पन्न होता है। इससे अवैध समानीकरण का दोष उत्पन्न होता है। एक बार कोई कॉपी दीजिए तो, क्या लिखे हैं उसमें, दीजिए कोई कॉपी। यहाँ लास्ट में क्या लिखा है, लास्ट में देखिए, निष्कर्ष निकाला जाता है तो वहाँ अवैध समानीकरण का दोष माना जाता है। जैसे कुछ जगहों पर धुएं को देखकर ही निष्कर्ष निकालते हैं कि जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है। ठीक ही तो है। इससे अवैध समानीकरण का दोष उत्पन्न होता है। सही है, बढ़ेंगे।
कुछ ही जगह पर क्या करते हैं, हम चेक करते हैं किस चीज़ को, धुआं को, और वहाँ पर आग निकल जाती है। जैसे गलत साबित करते हैं। ठंड के समय में जब 3-4 बजे शाम होता है तो दूर में धुंध दिखता है ना, दिखता है कि नहीं दिखता है। जैसे अभी ठंड का समय है तो दूर में हम लोग किसको देख रहे हैं, धुंध को देखते हैं। क्या वो धुंध आग है वहाँ पर, आग की वजह से हुआ है, या टेम्परेचर डाउन होने की वजह से हुआ है, तापमान गिरने की वजह से हुआ है? तो इसीलिए सब जगह पर क्या होगा कि धुआं को देख करके हम आग नहीं बता सकते। लेकिन यहाँ पर क्या देख रहे हैं, जहाँ भी देख लिया धुआं सीधे कह दिया आग, यहाँ देख लिए धुआं, यहाँ कहाँ है आग, ये बात को बोला। इसीलिए इसको नहीं मानेंगे, व्याप्ति का खंडन कर देगा। किसके माध्यम से, प्रत्यक्ष से, क्योंकि प्रत्यक्ष से हम कुछ जगह पर आंख से देख के आए हैं, लेकिन यहाँ भी आंख से देख रहे हैं, वहाँ आग तो नहीं है, इसीलिए आपका ज्ञान गलत है। दूसरा तर्क, व्याप्ति काट रहे हैं, सेकंड में लिखिए, अभी पढ़वाएंगे सबको। व्याप्ति की सिद्धि, व्याप्ति की सिद्धि 2 में लिखिए। व्याप्ति की सिद्धि अनुमान से भी नहीं, व्याप्ति की सिद्धि अनुमान से भी नहीं। लिखते हैं, पॉइंट में लिखिए सामने से, व्याप्ति की सिद्धि अनुमान से करने पर, व्याप्ति की सिद्धि अनुमान से करने पर, अनुमान से करने पर 2 प्रकार के दोषों की उत्पत्ति होती है। 2 प्रकार के दोषों की उत्पत्ति होती है। 2 प्रकार के दोषों की उत्पत्ति होती है। एक में चक्रक दोष, चक्रक दोष, चक्रक दोष उसी सेंटेंस में लिखेंगे। और 2 नंबर में अनावस्था दोष, चक्रक दोष और दूसरा अनावस्था दोष। वहीं पर लेफ्ट तरफ में लिख देंगे, मेन हेडिंग में नहीं, चक्रक दोष, चक्रक दोष, चक्रक दोष। अनुमान किस पर आधारित था, बार बार बोल रहे हैं व्याप्ति पर ना, तो लिखेंगे अनुमान स्वयं व्याप्ति पर आधारित है। चक्रक दोष के सामने लिखिए, अनुमान स्वयं व्याप्ति पर आधारित है, अनुमान स्वयं व्याप्ति पर आधारित है। स्वयं किस पर आधारित है, व्याप्ति पर। और अब यदि इस व्याप्ति, और यदि इस व्याप्ति की सिद्धि, और यदि इस व्याप्ति की सिद्धि अनुमान के आधार पर किया जाए, इस व्याप्ति की सिद्धि अनुमान के आधार पर किया जाए, अनुमान के आधार पर किया जाए तो चक्रक दोष उत्पन्न होगा, चक्रक दोष उत्पन्न होगा, चक्रक दोष उत्पन्न होगा। यहाँ पर क्या है, जो खुद किस पर आधारित है, अनुमान पर, अगर उसी का हम सिद्धि कर देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, चक्र। कभी बोल रहे हैं कि अनुमान से व्याप्ति हो रही है, कभी बोल रहे हैं व्याप्ति से अनुमान हो रहा है, तो घूम रहा है ना इसी के बीच में, ये हो गया। अब लिखते हैं दूसरा इसी में, अनावस्था दोष, अनावस्था दोष, अनावस्था दोष। अनावस्था का मतलब है कि अनुमान किस पर आधारित है, व्याप्ति पर। व्याप्ति किस पर आधारित है, अनुमान पर। फिर से अनुमान करते वो किस पर आधारित होगा, व्याप्ति पर। फिर ये व्याप्ति किस पर आधारित है, अनुमान पर। कभी न बंद होने वाला दोष है। एक को बोलते हैं अनुमान कर लेते हैं व्याप्ति पे, और उस व्याप्ति को फिर से अनुमान पे ही न घूम रहा है, अनुमान फिर से व्याप्ति पे, व्याप्ति फिर से अनुमान पे। ये बताइए अंत कब करेगा, कब कहिए कि देखिए हमको फाइनल अब यहाँ पहुँच गए हैं, इसका कोई लास्ट और छोर नहीं है, इसका कोई अंत की अवस्था नहीं, इसलिए अनावस्था दोष कहते है ना। इसको भाषा में लिखिए तो, अनुमान स्वयं व्याप्ति पर आधारित है, अनुमान स्वयं व्याप्ति पर आधारित है, व्याप्ति पर आधारित है। कंटिन्यू। अब यदि
अब यदि इस व्याप्ति की सिद्धि, अब यदि इस व्याप्ति की सिद्धि दूसरे अनुमान से, व्याप्ति की सिद्धि दूसरे अनुमान से की जाए तो फिर वह दूसरा अनुमान भी व्याप्ति पर आधारित होगा। कंटिन्यू। इस क्रम में आगे बढ़ने पर अनावस्था दोष की उत्पत्ति होती है। अनावस्था दोष की उत्पत्ति होती है। अनावस्था दोष की उत्पत्ति होती है। अब इसी में नंबर तीसरा लिखिए। थर्ड नंबर में लिखते हैं व्याप्ति की सिद्धि शब्द से नहीं। नंबर 3 में लिखेंगे दूसरा था पहला था प्रत्यक्ष से नहीं, दूसरा था अनुमान से नहीं, अब तीसरा होगा कि शब्द से भी नहीं व्याप्ति सिद्ध होगा। तीसरा लिखते हैं व्याप्ति की सिद्धि शब्द प्रमाण से नहीं। व्याप्ति की सिद्धि शब्द प्रमाण से नहीं। फुल स्टॉप। इसको हम क्या करेंगे ना, अगले दिन देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा जो अभी लिखे हैं उसको एक बार पढ़ने की कोशिश करिए। अनुमान किस पर आधारित था? व्याप्ति। और उस व्याप्ति को समझने के लिए फिर एक अनुमान कर लेते हैं, और ये अनुमान भी किस पर आधारित था? पुराने वाले व्याप्ति पर, और फिर इसका सहारा से अनुमान। इसी को अनावस्था कहते हैं। अनावस्था दोष। जिनको दिक्कत हो रही है समझने के लिए साइड में बना लीजिए इसको, ऐसा ही करके लेफ्ट में जो जगह बचा हुआ होगा वहाँ पर इसको छोटा सा बना दीजिए। ये कैसी दोष है? ये अनावस्था। और ऊपर वाला था चक्रक दोष। 2 तरह का दोष पैदा हो गया यहाँ पे। अनुमान के आधार पर व्याप्ति प्राप्त किए और इस व्याप्ति को समझने के लिए अनुमान कर लिए। एक अब व्याप्ति को समझने के एक नया अनुमान करते। ये अनुमान भी किसी न किसी व्याप्ति पर थी, और इसको समझने के लिए फिर से एक नया अनुमान करते हैं। यही गलत है यहाँ। चलिए एक बार कॉपी में पढ़िए, जरा सा कॉपी दीजिए तो हमको, जो लोग लिखे हैं। यहाँ पर मेन हेडिंग में जहाँ पर हम देख रहे हैं वहाँ पर ध्यान दीजिए। ठीक। प्रत्यक्ष के प्रकार थे ज्ञानेंद्रियों। 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रिय से हमें 5 प्रकार के प्रत्यक्ष माने गए थे। ये है हेडिंग में। फिर उसके नीचे में आवश्यकता थी वस्तु का जब ज्ञानेंद्रिय से सन्निकर्ष होता है तो उसको प्रत्यक्ष कहे थे। प्रत्यक्ष प्रमाण क्यों है? तो प्रत्यक्ष विश्वसनीय है, प्रमाण एक वैध होता है, और प्रत्यक्ष के लिए किसी अन्य प्रमाण की कोई जरूरत हमें नहीं होती। इसलिए चरवाक कहता है कि प्रत्यक्ष ही हमें केवल ज्ञान दिला सकता है। प्रत्यक्ष ही एकमात्र प्रमाण क्यों? चूंकि प्रत्यक्ष की उपरोक्त विशेषताएं अनुमान शब्द आदि में नहीं पाई जाती है, इसीलिए यहाँ अन्य प्रमाणों का खंडन किया जाता है, और अन्य प्रमाणों के खंडन से इस बात की सिद्धि होती है कि प्रत्यक्ष ही एकमात्र क्या है? प्रमाण है। चरवाक अनुमान शब्द आदि प्रमाणों का खंडन करते हैं। अब चलते हैं हम अनुमान पे। अनुमान प्रमाण का खंडन। अब यहाँ से आज ही न पढ़ाए हैं, तो अनुमान प्रमाण का खंडन में बताए थे अनु प्लस मान। अनु का मतलब होता है पाश्चात और मान का मतलब होता है ज्ञान। लिखेंगे इसको अनुमान पाश्चात में होने वाला ज्ञान। अनुमान अनु पश्चात में होने वाला ज्ञान है। इसका तात्पर्य है पूर्व ज्ञान के पश्चात होने वाला ज्ञान। उदाहरण, धुंध को देखकर आग का अनुमान। जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है। यहाँ कुछ से सबका निष्कर्ष निकाला जा रहा है, अतः अवैध समानीकरण का दोष है। ये आ गया है। अब इसी में 3-4 शब्द हम समझाए थे अवैध समानीकरण हेतु। हेतु को अलग से बताए थे। हेतु का मतलब क्या है? जिसके आधार पे साध्य को जानते हैं। प्रस्तुत उदाहरण में धुआं क्या है? पक्ष। तो गलत लिख दिए हैं, पक्ष यहाँ पर कटा हुआ है। ठीक है, आप लोग का सही है।
हाँ, तो यहाँ पर पक्ष है। दूसरा है साध्य। साध्य किसको कहते हैं? हेतु के आधार पर जिसका अनुमान करते हैं। हेतु मीन्स धुआं, धुआं के आधार पे आग का अनुमान किए, अतः आग क्या है? साध्य है। पक्ष क्या होता है कि हेतु के आधार पे साध्य को जहां पर साबित करते हैं, पर्वत पे ना साबित किए थे कि पर्वत पे आग हो गई थी, इसीलिए पर्वत यहाँ पर पक्ष है। व्याप्ति क्या है? तो धुआं और आग के मध्य यानी कि हेतु एवं साध्य के मध्य का नियत, सहचर्य, सार्वभौम, शर्त रहित एवं अव्यभिचारी संबंध है। जैसे जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है। चार्वाक अनुमान प्रमाण का खंडन करने के क्रम में इस व्याप्ति वाक्य का भी क्या करता है? खंडन करता है। अब आते हैं अनुमान प्रमाण का खंडन कैसे करेंगे। अनुमान दो शब्द के योग से बना है, अनु प्लस मान, अर्थात पाश्चात होने वाले ज्ञान को अनुमान कहते हैं। इसका आशय है पाश्चात ज्ञान, जहाँ पाश्चात ज्ञान का आशय है पूर्व ज्ञान के बाद और उसी पर आधारित होने वाले ज्ञान से है। जैसे धुंध को देख करके अग्नि का ज्ञान का अनुमान करना। अनुमान का तार्किक आधार एवं प्राण व्याप्ति को माना गया है। पैराग्राफ उतार करके, व्याप्ति हेतु और साध्य के मध्य का नियत, सहचर्य, सार्वभौम, शर्त रहित अव्यभिचारी संबंध है। जैसे जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है। चार्वाक अनुमान के प्रमाण का खंडन करने के क्रम में व्याप्ति का भी खंडन करते हैं। इनके अनुसार व्याप्ति की सिद्धि किसी भी प्रकार के से निश्चित रूप से नहीं की जा सकती, अतः इस पर आधारित अनुमान को भी प्रमाण नहीं माना जाएगा। व्याप्ति का खंडन। व्याप्ति और अनुमान के बीच में कैसा दोष है? चक्रक है। तो व्याप्ति की सिद्धि प्रत्यक्ष से नहीं होगा। अभी हम लोग व्याप्ति का खंडन करेंगे क्योंकि ये प्राण है किसका? अनुमान का। और अनुमान अभी काटना है चार्वाक को। तो चार्वाक अनुमान को काटने से पहले किसको काटेगा? व्याप्ति को। व्याप्ति की सिद्धि प्रत्यक्ष से नहीं व्याप्ति की सिद्धि प्रत्यक्ष से नहीं किया जा सकता क्योंकि प्रत्यक्ष का क्षेत्र सीमित है। यह केवल घटना विशेष तक ही सीमित रहता है। इसके आधार पे भूत भविष्य के अतिरिक्त वर्तमान के भी सभी पक्षों का प्रत्यक्ष नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में सीमित के आधार पर हेतु और साध्य के मध्य का सार्वभौम संबंध का अनुमान नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसा करने पर अवैध खांसी हो रहा है, पढ़िए आप लोग। खांसी होने लगा। क्योंकि ऐसा करने पर अवैध समानीकरण का दोष उत्पन्न होता है। अवैध समानीकरण को आगमन का दोष माना गया है। आगमन मीन्स क्या होता है? उसको कोष्ट में बताए थे कि जब कुछ के आधार पे सार्वभौम निष्कर्ष निकालते हैं या विशेष कथनों के आधार पे जब समान निष्कर्ष निकालते हैं तो वहाँ अवैध समानीकरण का दोष माना जाता है। जैसे कुछ जगहों पर धुएं को देखकर ही निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है। इससे अवैध समानीकरण का दोष उत्पन्न होता है। दूसरा बताया है कि व्याप्ति की सिद्धि हम अनुमान से भी नहीं करेंगे, क्योंकि व्याप्ति की सिद्धि अनुमान से करने पर दो प्रकार की दोष की उत्पत्ति होती है। एक को कहते हैं चक्रक और दूसरा अनावस्था। चक्रक दोष का तात्पर्य अनुमान स्वयं व्याप्ति पर आधारित है, और अब यदि इस व्याप्ति की सिद्धि अनुमान के आधार पर कर देंगे तो यहाँ पर चक्रक दोष उत्पन्न होगा। फिर है अनावस्था दोष। अनुमान स्वयं व्याप्ति पर आधारित है। अब यदि व्याप्ति की सिद्धि दूसरे अनुमान से किया जाए तो फिर वह दूसरा अनुमान भी व्याप्ति पर ही आधारित होगा। इस क्रम में आगे बढ़ने पर अनावस्था दोष की उत्पत्ति होती है। कोई दिक्कत? आप लोग एक बार इसको रीडिंग मार के अपना घर से आइएगा। कल इसको पूरा कंप्लीट करेंगे, व्याप्ति का खंडन पूरा होगा। देखिए।